तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ईएफटी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के अलग अलग टाइप के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका यूज़ क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं ईएफटी आखिर होता क्या है। तो देखिए, ये एक कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क होता है जहाँ पे हम अपने ट्रांजैक्शंस को करते हैं। ये या तो किसी सेम बैंक के दो डिफरेंट अकाउंट है उसमें भी हो सकता है, या फिर दो अलग अलग बैंक है और उसके अकाउंट है, हम उसमें भी इस ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। तो ईएफटी जो होता है ये फ़ंड को एक्सचेंज कराता है, या तो किसी दो इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है, या तो एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है, या तो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी हो सकता है। जो ईएफटी होता है ये एक ना इलेक्ट्रॉनिक गेटवे होता है जो एक्सेसिबल होता है अगर यूज़ करके इंटरनेट, कंप्यूटर और एक स्मार्टफोन। देखिए, कंप्यूटर और स्मार्टफोन तो लगभग होता ही है, और अगर उसमें हम इंटरनेट भी जोड़ दें तो हम इस ईएफटी का यूज़ कर सकते हैं। तो ईएफटी जो होता है इसके अंदर इंक्लूड होता है जैसे कि डायरेक्ट डिपॉजिट, जैसे कि हम किसी के अकाउंट में पैसे डाल दें, वो होता है डायरेक्ट डिपॉजिट। एटीएम विड्रॉल, एटीएम का यूज़ करके हम पैसा निकालते हैं तो वो भी ईएफटी के अंदर ही काउंट होता है। और साथ ही साथ ऑनलाइन जो हम बिल पेमेंट करते हैं तो ये भी ईएफटी के अंदर काउंट होता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये प्रोसेस्ड होती हैं ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस से। मतलब देखिए, अगर किसी एक बैंक है उसके दो अलग अलग अकाउंट है, अगर उसमें हमें बीच में ट्रांजैक्शंस करनी है तो ये ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, ये वही बैंक हो सकता है। ये एक ना मीडियोकर की तरह काम करता है जो उस ट्रांजैक्शन को सेटल करता है। अगर तो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो उस केस में आरबीआई भी हो सकता है, स्विफ्ट भी हो सकता है, या कोई और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या फिर वो स्वयं बैंक भी हो सकता है जो उसे सेटल करे। तो देखिए, इसमें बात आती है कि आखिर हम ईएफटी को प्रेफर क्यों करें। तो देखिए, मेनली बात आती है इसमें कंफर्ट की। हर कोई चाहता है कि अपने घर बैठ के वो सिंपली तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लें। और आज के ज़माने में तो ऐसा हो गया है कि अगर बैंक में आप विज़िट करोगे तो उसमें एक तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ ये कह दिया जाता है कि किसी भी सर्विस के लिए कि आप मंडे को विज़िट करना है या कल आना। तो इसी चीज़ों को आसान बनाने के लिए मोबाइल बैंकिंग का इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका आप यूज़ करके बैंकिंग जो सर्विसेज हैं उसको ईज़िली हैंडल कर सकें घर बैठे। तो इसमें आता है हमारा कि कॉमन यूजेस ऑफ ईएफटी, मतलब कॉमनली ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो जैसा कि आपने भी देखा होगा कि शॉपिंग करने हम जाते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं। पहली चीज़ ये आती है। सेकंड आता है इसमें कि डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट में आता है कि रिकरिंग वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो बार बार ऐसे खर्चे जनरेट होते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो हर महीने होती हैं तो उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे कि रेंट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल। तो ये जो बिल्स होते हैं ये भी हर महीने आते हैं, और जो रेंट होता है ये भी हर महीने होता है। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट डेबिट का यूज़ करते हैं। कैसे? इसमें हम क्या करते हैं ना कि या तो हम खुद ही पेमेंट करते हैं और हर महीने करनी ही पड़ती है, या फिर हम बैंक को कमांड दे देते हैं तो बैंक क्या करता है कि हमारे बिहाफ में क्या करता है कि पेमेंट कर देता है हर महीने, जैसे ही वो एक्सपेंस जनरेट होता है, और हमारे अकाउंट से एक नॉमिनल सी फीस लेता है इसके लिए बस। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट डिपॉजिट। डायरेक्ट डिपॉजिट में क्या होता है कि आजकल आपने भी देखा होगा कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए एक सैलरी अकाउंट खुलाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही मंथ का एंड होता है तो सैलरी जो होती है उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी सैलरी अकाउंट तो नहीं, लेकिन उनका भी एक नेशनल बैंक, किसी भी नेशनल बैंक है इंडिया का, तो उसमें उनका अकाउंट होना चाहिए। तो एक अकाउंट की कॉपी मांगते हैं ताकि उसमें वो सैलरी को क्रेडिट कर दे हर मंथ के एंड में। देखिए, जो ईएफटी है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने बैंकों की मदद करने के लिए, ताकि वो बैंक जो है वो अपने कस्टमर को ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, और कस्टमर भी जो मनी ट्रांसफ़र है वो कर सकें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, चाहे वो इंटर सिटी हो या इंट्रा सिटी। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखिए इंट्रा सिटी जो होता है वो होता है
एक ही सिटी के अंदर, और इंटर सिटी जो होता है वो होता है दो अलग अलग सिटी की बात होती है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद जो EFT है, इसका यूज़ करके आप अपने भी बैंक में पैसे डाल सकते हो, साथ ही साथ अगर आप अपने बैंक से दूसरे बैंक में पैसे डालना चाहते हो तो वो भी आप इससे कर सकते हो। इसके बाद जो EFT है वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसा कि पहला इसमें दिया हुआ है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT जिसे कहते हैं, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS। देखिए कहीं कहीं पे ये इमीडिएट पेमेंट सिस्टम भी होता है, तो आप इसे देख लेना कि क्या चीज़ है, मैंने सर्विस यूज़ किया हुआ है। उसके बाद है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसे स्विफ्ट कहते हैं। ये इंटरनेशनल पेमेंट्स होती है, जैसे दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, आप पैसा भेज रहे हो तब इसका मदद लिया जाता है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से। उसके बाद है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नॉर्मली हम सब जानते हैं आजकल यही यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम देखेंगे आगे कि ये चीज़ें होती क्या है। इसमें सबसे पहला आता है हमारा NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, जिसकी मदद से आप इंडिया में कहीं पर भी, किसी भी कोने में इंडिया में किसी भी बैंक में आप पैसा भेज सकते हो आसानी से। इसमें क्या करना होता है कि आपको इंटरनेट बैंकिंग की मदद से एक बेनिफिशरी को रजिस्टर करना होता है। आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप आसानी से कर सकते हो और अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें आपको बस बेनिफिशरी का नाम, उसका अकाउंट नंबर और उसकी IFSC कोड, ये चीज़ डालनी होती है, और इसके बाद इसे आप रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन पुराने ज़माने में हर किसी के पास इंटरनेट होता नहीं था, स्मार्टफोन भी नहीं होता था, तो तब क्या होता था ना कि जो लोग थे उन्हें बैंक के ब्रांचेस में जाने पड़ते थे, उन ब्रांचेस में जिसमें NEFT सर्विस अवेलेबल है, और वहाँ से ये अपने पैसों को भेजते थे। अपना एड्रेस और नाम ये सब उसमें मेंशन करना पड़ता था उन्हें। तो खैर ये तो आज की बात है थोड़ा। तो उसके बाद क्या है ना कि देखिए, अगर आपको इंडिया से बाहर केवल एक ही कंट्री है नेपाल, अगर आपको नेपाल में ही पैसे भेजने हैं तो भी आप इस NEFT का यूज़ कर सकते हो। NEFT जो आप नेपाल में भेज रहे हो, तो ये एक स्पेशल तरीके की स्कीम है जिसे इंडो नेपाल रिमिटेंस फैसिलिटी स्कीम भी कहा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसकी कुछ लिमिट भी है अमाउंट की कि कितना आप ट्रांसफ़र कर सकते हो NEFT की मदद से। तो आपको अगर एक ट्रांजैक्शन करनी है तो उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो एक ट्रांजैक्शन में वो 50,000 तक है, चाहे इंडिया में भेजना हो या इंडिया से बाहर नेपाल में भेजना हो। केवल नेपाल एक ही कंट्री है, बाकी कंट्रीज़ में नहीं। तो इस तरीके से वैसे तो मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट में कोई लिमिट नहीं है, आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो आप 1 लाख या 2 लाख भी भेज सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। NEFT आप जब चाहो तब इसको कर सकते हो, ठीक है, ये हर समय अवेलेबल होता है, केवल संडे को छोड़ के, क्योंकि उस दिन बैंक की मतलब डेजिनेटेड हॉलीडे होता है, ठीक है, बिल्कुल काम नहीं होता है। NEFT जो होता है वो आवरली बैचेस में, हर घंटे के उन्होंने बैचेस बना रखे हैं, उस तरीके से उसमें काम होता है और उनको सेटल किया जाता है। तो जो वीकेंड्स होते हैं मंडे टू फ्राइडे, उसमें 12 सेटलमेंट्स की जाती हैं, ठीक है, 12 बैचेस होते हैं, उसमें सेटलमेंट की जाती है सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक, मंडे से फ्राइडे तक की बात है। लेकिन जो सैटरडे होता है उसमें सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ही सेटलमेंट होती है, मतलब 6 सेटलमेंट होती है, केवल वो सैटरडे के दिन होता है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभार क्या होता है, हमने पैसे तो भेजे लेकिन वहाँ पे पैसे मिले नहीं, तब क्या होता है, तो तब क्या होता है ना कि बेनिफिशरी अकाउंट तक पैसे चले आते हैं, लेकिन बेनिफिशरी बैंक तक पैसे चले आते हैं लेकिन अकाउंट में नहीं जाते, तो किसी भी कारण से हो सकता है। तो बेनिफिशरी जो बैंक होता है ना वो वापस कर देता है पैसे रिमिटेंट बैंक को, जो पैसा भेज रहा है उस बैंक को वापस कर देता है अगले 2 बैच में, P+2, ठीक है, दिया हुआ है इसमें, देख लेना। तो उसमें पैसों को वापस कर देता है, ठीक है, और जो रिमिटिंग बैंक है, ठीक है, वो उस पैसे को वापस वो क्रेडिट कर देता है। ये देखिए यहाँ पे B+2 दिया हुआ है, ये रिमिटिंग बैंक है, ये वापस क्रेडिट कर देता है इस अमाउंट को इंस्टेंटली जैसे ही उसे रिसीव होते हैं। तो देखिए इसके बाद कुछ सर्विस चार्जेस भी लगते हैं जब आप NEFT ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं, NEFT से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तब। तो देखिए जो बेनिफिशरी होता है, ठीक है, बेनिफिशरी जो होता है उसके पास अगर पैसे आ रहे होते हैं तो उसके लिए तो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, उसके पास से कोई पैसे डिडक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो रिमीटर होता है, जो पैसे भेज रहा होता है, चार्जेस उसे पे करने पड़ते हैं। तो ये चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं, देखिए अगर वो मैक्सिमम 10,000 तक की अगर वो अमाउंट पे कर रहा है, ठीक है, इससे कम या मैक्सिमम 10,000 इतना अमाउंट अगर वो पे कर रहा है तो उसे
₹2.50। ठीक है, इतना मैक्सिमम अमाउंट पे करना पड़ सकता, ये सर्विस चार्ज के रूप में पे करना पड़ सकता है, जिसमें जीएसटी इसी में इंक्लूड हो रखा है। तो देखिए ये जो ये सर्विस चार्ज मैं बता रहा हूँ अमाउंट में, ये ऑफिशियल डाटा है आरबीआई की साइट से, आज की डेट में इतना है, ये चेंज हो सकता है आगे जाके। ठीक है, और अलग अलग बैंक में ये अलग अलग हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट मैं बता रहा हूँ, ये अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं किए करेगा कोई भी बैंक आपसे। उसके बाद क्या होता है कि अगर 10,000 से 1 लाख के बीच में कोई अमाउंट अगर आप भेज रहे हो, कितना भी अमाउंट 1 लाख से 10,000 के बीच में, तो मैक्सिमम ₹5। ठीक है, जीएसटी इसमें इंक्लूड है, मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम है ये। और उसके बाद अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच में अगर कोई अमाउंट आप भेज रहे हो तब ₹15 चार्ज होंगे, और उसी के साथ साथ अगर आप 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट भेज रहे हो तब आपको ₹25 पे करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन ये तो थी इंडिया के अंदर की बात, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर यानी कि नेपाल, केवल नेपाल में ही अगर आप पैसे भेज रहे हो एनईएफटी से, तब क्या होगा, तो क्या करना होगा ना कि देखिए, अगर आप इंडिया के किसी बैंक से, एसबीआई को छोड़ के इंडिया के किसी भी बैंक से अगर आप पैसे भेज रहे हो तब आपको ₹5 पर ट्रांजैक्शन पे करने पड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप एसबीआई से पे करते हो, ठीक है, एसबीआई से अगर आप पैसे भेजते हो तब क्या होगा, देखिए बेनिफिशियरी जो अकाउंट है, बेनिफिशियरी जो होता है, ठीक है, जिसके पास पैसा भेजे हो वो नेपाल में है, और अगर उसका अकाउंट ना नेपाल एसबीआई लिमिटेड एनएसबीएल जिसे कहते हैं, ठीक है, अगर उसमें उसका अकाउंट है, ठीक है, तो पर ट्रांजैक्शन ₹20 देने होंगे, पर ट्रांजैक्शन ₹20। लेकिन अगर बेनिफिशियरी का अकाउंट उसमें नहीं है तब तो उसे एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा ₹50। अगर वो अमाउंट जितना आप भेज रहे हो अगर वो 5,000 या 5,000 से कम है तब, और एडिशनल पे करना पड़ेगा 75 रुपीज़ अगर वो अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन इसमें दे रखी हैं, तो इसको आप देख लेना एक बार। उसके बाद है कि जो ओरिजिनेटेड बैंक है, ठीक है, उसको ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो हमारा क्लियरिंग हाउस होता है जो कि इस पेमेंट को सेटल करता है, उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, एक चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि है 25 पैसे पर ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के 25 पैसे उसे पे करने पड़ते हैं ताकि वो पेमेंट को सेटल करे। तो इसके बाद आता है हमारा सेकंड आरटीजीएस, जिसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए इसमें जैसा नाम ही दिया हुआ है रियल टाइम, रियल टाइम मतलब कि जब आप पैसा भेज रहे हो तो इंस्टेंटली, तुरंत के तुरंत वहाँ पे बेनिफिशियरी को वो पैसा रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और मैक्सिमम जो टाइम है, ठीक है, मैक्सिमम जो टाइम है जो आप उसे रिसीव होने का है वो 30 मिनट है। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे उसे पैसे रिसीव होने में, उसे 30 मिनट के अंदर ही अंदर उसे पैसे रिसीव हो जाएंगे, मनी रिसीव हो जाएगी। उसके बाद अगर इन केस क्या होता है कि जैसे एनईएफटी में भी था कि पैसे उसे रिसीव नहीं हुए तब क्या होगा, उधर तो अगले 2 बैचेस में वो वापस मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे अगर उसे पैसे रिसीव नहीं हुए तो वो वापस आ जाते हैं रिमिटिंग बैंक में, मतलब जिस बैंक से पैसे भेजे गए उस बैंक में वापस आ जाते हैं वो 1 घंटे के अंदर और वापस वो रिफ़ंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। और आरटीजीएस जो होता है ये मेंटेन होता है बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो मिनिमम वैल्यू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो आरटीजीएस से वो है 2 लाख रुपए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है 2 लाख रुपए। उसमें मिनिमम एनईएफटी में कोई मिनिमम वैल्यू नहीं थी, लेकिन आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसमें, लेकिन इसमें कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। ठीक है, आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो जो डिटेल आपको चाहिए होगी आपको बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ंड को, तो वो क्या क्या है देखिए, बेनिफिशियरी का जो नाम होगा वो देना होगा, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी के बैंक का एड्रेस और आईएफएससी कोड। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिए, जो आरटीजीएस है ना वो एक ऐसा सिस्टम है कि इसमें एक बार पेमेंट हो जाती है जो फाइनल हो जाती है। ठीक है, तो अगर वो पेमेंट कंफर्म हो गई, फाइनल हो गई, तो वो इरिवोकेबल है, मतलब उस पेमेंट को वापस नहीं लाया जा सकता किसी भी तरीके से। इसके बाद आरटीजीएस की कोई टाइमिंग भी होती है, जैसे एनईएफटी ऑपरेट करता है इसी तरीके से आरटीजीएस की भी टाइमिंग होती है। देखिए ये इसका जो ओपनिंग टाइम है वो है सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक, वीक डेज़ में, मतलब मंडे से फ्राइडे तक। और जो सैटरडे है, ठीक है, उस दिन ये सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ही काम करता है। ठीक है, तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम ऑपरेट करता है, ये अलग अलग बैंक में अलग अलग तरीके का हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, देख लेना। और उसके बाद क्या होता है, ये संडे को बंद रहता है। ठीक है, संडे को ये ऑपरेट नहीं करता।
उसके बाद इसमें जो चार्जेस लगते हैं, ठीक है, अगर आप ये आरटीजीएस कर रहे हैं तो उसके कुछ चार्जेस भी लगते हैं। देखिए जो बेनिफिशियरी होता है जिसके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, उसको तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन जो पैसे भेज रहा है, जो रिमीटर होता है, ठीक है, उसको देने पड़ते हैं पैसे, चार्जेस। तो 2 लाख से 5 लाख के बीच में अगर वो अमाउंट भेज रहा है, मिनिमम इसकी लिमिट 2 लाख ही है, ठीक है, तो इसलिए 2 लाख से चालू हो रहा है ये। 2 लाख से 5 लाख के बीच में अगर ये अमाउंट भेज रहा है तब इसे मैक्सिमम 30 रुपये देने पड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर वो 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट भेज रहा है, ठीक है, तब उसे मैक्सिमम 55 रुपये पर ट्रांजैक्शन के देने पड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ आरटीजीएस और एनईएफटी में कुछ डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ भी हो जाती हैं। डिफरेंस क्या है कि देखिए एनईएफटी जो है वो सुबह 8 बजे चालू होता है और आरटीजीएस है वो सुबह 9 बजे चालू होता है। सिमिलैरिटी ये हो जाती है कि एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों बंद रहते हैं कब, संडे को। उसके बाद इसका चार्जेस का डिफरेंस हो जाता है कि इनके अलग अलग चार्जेस लगते हैं। उसके बाद है कि जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, एनईएफटी में वो कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, लेकिन जो आरटीजीएस है, ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू है 2 लाख रुपए। उसके बाद एनईएफटी में आप एक ट्रांजैक्शन जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन की, लेकिन आरटीजीएस में पर ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। तो देखिए अगला आता है हमारा आईएमपीएस, जिसे कहते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये एक मोबाइल पेमेंट प्रोजेक्ट है जिसे इंट्रोड्यूस किया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने। ये गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए कि 2 कंपनीज़ हैं, पहले इंडिया में भी ये वर्क करती थी, एक था वीज़ा और एक था मास्टर कार्ड, जिसे माइस्ट्रो कहते हैं। तो ये दोनों ना अमेरिकन कंपनीज़ है शायद, ठीक है, जहाँ तक। तो ये ना ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो इनको इसी तरीके से दिए जाते थे, इसी सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए। तो एनपीसीआई की मदद से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपना खुद का एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप उसका नाम बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है। गवर्नमेंट जो है वो और भी एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें जाके अपने कार्ड को प्रमोट कर रही है। तो आप इसका नीचे कमेंट में नाम बता सकते हैं कि आखिर वो कौन, उस कार्ड का नाम क्या है। तो देखिए इसके बाद क्या है कि जो आईएमपीएस है ये केवल इंडियन पब्लिक है, इंडियन लोग हैं, उन्हीं के लिए ही है केवल ये सर्विस। और आईएमपीएस में क्या होता है कि जो आप मोबाइल फ़ोन की मदद से आप पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इमीडिएटली। उसके बाद क्या होता है कि जो आईएमपीएस है वो 24 घंटे और 7 दिन, देखिए सबसे अच्छी खासियत है इसकी ये, एनईएफटी और आरटीजीएस ये जो है इसकी एक टाइम बाउंडेशन थी कि ये कब तक काम करेगा, लेकिन जो आईएमपीएस है ये आपको 24 घंटे और 7 दिन ये काम करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो बैंक है, ठीक है, जो इसके लिए एलिजिबल है वो उन्हें क्या है आरबीआई से पहले अप्रूवल लेनी होगी मोबाइल बैंकिंग सर्विस के लिए, तभी वो आईएमपीएस की सर्विस दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ये एक सेफ़ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। देखिए क्या होता है, एटीएम जो होता है एटीएम में ख़तरा होता है कि क्लोनिंग होने का। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपका एटीएम खो गया या उसका नंबर किसी को पता चल गया तो वहाँ से पैसे निकल सकते हैं। आपको फ्रॉड तो आजकल दिखते ही होंगे कि एटीएम से होने वाले। उसके बाद क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग में आपकी चीज़ें हैक हो सकती हैं, तो उसका भी खतरा होता है। लेकिन ये आईएमपीएस एक सेफ़ और सिक्योर है, तो इसको आप बिना डर के भी यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई जो है वो इसी का ही एक टाइप है, तो उसको हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से होता है। और उसके बाद जो पार्टिसिपेंट होते हैं आईएमपीएस के, वो होते हैं एक रिमीटर जो पैसा भेज रहा है, एक बेनिफिशियरी जिसके पास पैसा आएगा, जिसे पैसा मिलेगा। उसके बाद होता है हमारा एक बैंक, जो दोनों जगह पे इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि पैसा यहाँ से वहाँ देने और लेने का काम करते हैं। उसके बाद होता है एनपीसीआई, जो कि एक मीडियोकर की तरह काम करता है, जो कि इसे ये सर्विस प्रोवाइड करता है। अगला आता है हमारा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि आईएमपीएस के मेथड पे वर्क करता है। ये मैंने पहले ही बताया था। तो देखिए इसकी मदद से आप मतलब किसी भी बैंक में या किसी भी मर्चेंट को इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उससे रिसीव कर सकते हैं। जो यूपीआई है ये लॉन्च और मैनेज किया जाता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो पहले भी बताया था उसके द्वारा। और इसे लॉन्च किया था 11 अप्रैल 2016 को बाय रघुराम राजन, ठीक है, रघुराम जी राजन है, उस टाइम में गवर्नर थे आरबीआई के, तो उन्होंने इसे लॉन्च किया था। और इसके बाद क्या था कि बैंक जो है, अलग अलग बैंक है, उन्होंने अपलोड करना चालू कर दिया था अपना यूपीआई इनेबल्ड, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में।
25 अगस्त 2016 से। ठीक है, देखिए क्या था, पहले क्या होता था ना कि हर बैंक के अलग अलग अपने अपने मतलब मोबाइल बैंकिंग होते थे, उनके ऐप होते थे, उनका यूज़ करना पड़ता था हमें किसी को पेमेंट करने के लिए। लेकिन अब यूपीआई आ गया तो उसकी मदद से क्या होता है कि जो अलग अलग बैंक अकाउंट होता है उसको आप सिंगल ऐप में ही मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप सिंगल ऐप से ही उन सब बैंक अकाउंट को एक्सेसिबल बना सकते हो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए और पैसे रिसीव करने के लिए भी। तो ये जो है ये मतलब यूपीआई ये वर्क करता है 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन। ठीक है, मतलब पूरे साल काम करता है, 24 घंटे काम करता है और पूरे हफ्ते काम करता है। तो इस तरीके से है। और ये ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, मतलब कि देखिए दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये इस तरीके से, अगर आप कोई ये यूपीआई का कोई भी ऐप अगर ओपन करोगे तो पहला तो ओपन करने में इसमें ऑथेंटिकेशन मांगता है। सेकंड, अगर आप पेमेंट करते हो तो इसमें ऑथेंटिकेशन मांगता है। तो ये दो तरीके की ऑथेंटिकेशन होता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीचर होता है। ठीक है, और आप पेमेंट जो है वो सिंगल क्लिक से कर सकते हो। अगला आता है हमारा स्विफ्ट, जिसे कहते हैं द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। तो जब हमें दो कंट्रीज़ के बीच में पैसे भेजने होते हैं, पैसे क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भेजना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। हर बैंक का अपना अपना स्विफ्ट कोड होता है। अगर देखिए इंडिया में आप हो, ठीक है, तो और आपको अपने अकाउंट में पैसे चाहिए अमेरिका से किसी आदमी से, ठीक है, तो अमेरिका के जो पर्सन है, ठीक है, उसे आपको अपना बैंक डिटेल के साथ साथ स्विफ्ट कोड भी देना होगा, तब जाके वो यहाँ पर मतलब पैसे भेज सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है ये। और स्विफ्ट जो है, ठीक है, ये ओवरसीज़ कंट्रीज़ जो हैं उसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भेजने और रिसीव करने के लिए ये काम होता है। ठीक है, सिक्योर है, स्टैंडर्डाइज और रिलायबल, विश्वास कर सकते हो इसमें। जो ज़्यादातर मतलब इंटरनेशनल जो मतलब बैंक्स हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर बैंक्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो स्विफ्ट नेटवर्क का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और सितंबर 2010 की बात है, उस टाइम तक क्या है कि जो स्विफ्ट के साथ लिंक हो रखे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो 9,000 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। सेकेंड, 209 कंट्रीज से ज़्यादा में ये वर्क करता है। उसके बाद एवरेज जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो है 15 मिलियन से ज़्यादा ही हर दिन का। स्विफ्ट जो है ये कॉर्पोरेट सोसाइटी है, ये बेल्जियन लॉ के अंदर बनी थी। ठीक है, और इसका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। स्विफ्ट का जो हेडक्वार्टर है ये है ला हुल पे, बेल्जियम में। तो इसके ऊपर वैसे तो एक कंप्लीट वीडियो बन सकती है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा बेनिफिट। ईएफटी से अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली चीज़ की जो चेक अगर हम कोई भी लिखते हैं, पहले हम चेक से पेमेंट किया करते थे तो उसकी झंझट ख़त्म हो गई। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो हम टैक्स पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो भी अब ईज़िली पे हो जाता है, सिंपल हो गया है, फॉर्म नहीं जाके वहाँ पे फिल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है सेव टाइम एंड मनी। अगर आप बैंक की ब्रांच में विज़िट करोगे या किसी को पैसे देने जाओगे, उसके घर जाओगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मनी तो लगेगा ही, क्योंकि आने जाने का खर्चा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे भी बचा सकते हो। उसके बाद टैक्स की जो पेमेंट है वो भी आप टाइमली कर सकते हो, या किसी और को पेमेंट करनी है वो भी आप टाइमली कर सकते हो। लोन की पेमेंट है वो भी आप टाइमली कर सकते हो। जो भी पेमेंट है, ठीक है, लोकेटेड हो जाती है। कैसे? अगर आप किसी को ना पेमेंट अगर आप किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो वो लोकेटेड हो जाएगी कि किससे पेमेंट हमने ली है और कब ली है, या फिर पेमेंट हम किसी को कर रहे हैं तो वो भी लोकेटेड हो जाता है कि हमने कब किया है और किसको किया है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये सिक्योर है, कॉन्फिडेंशियल है बिल्कुल। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर तो है ही। उसके बाद इसमें खोने का कोई खर्च नहीं है। ठीक है, मतलब कोई ख़तरा नहीं है कि ये खो जाएगा या चोरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, माइंड में रहता है। उसके बाद इसमें हमें कोई भी फॉर्म नहीं फिल करना है। ठीक है, मेनली बात आती है फॉर्म फिल करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें तो फॉर्म ही नहीं फिल करना आता। तो काफ़ी सिंप्लीफाइड है ये ईएफटी का यूज़ करना। इसका कंक्लूज़न देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा रेस्ट्रिक्शन में देखिए क्या है, अगर आप पेमेंट करते हैं कहीं पे भी, ठीक है, तो उसमें कहीं कहीं पे है कि लिमिट हो रखी है कि आप मैक्सिमम अमाउंट इतना ही पे कर सकते हो, या फिर इतने ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या फिर क्या है कि अमाउंट में चार्जेस लगेंगे, या फिर ऐसा भी है कि कोई कोई संडे को नहीं चलता है, जैसे कि एनईएफटी और आरटीजीएस। ठीक है, तो ये पहला रेस्ट्रिक्शन आता है। सेकंड होता है रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड। तो अगर हम सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो करें तो ये खतरा काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो सकता है।
लेकिन आजकल फिर भी आपने ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी होगी कि लोग इतना अवेयर रहते हैं, फिर भी उनका डाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेल हो जाता है, चोरी हो जाता है। उसके बाद है कि हमारा डिफरेंट सिस्टम, देखिए प्रॉब्लम आती है कैसे है। मान लीजिए आपके पास फ़ोन पे है, ठीक है, और सामने वाला जो पर्सन है जिसको आप पैसा पेमेंट करना चाहते हो उसके पास है पेटीएम, तो फ़ोन पे से तो पेटीएम रिसीव पेमेंट होगी ही नहीं ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का भी प्रॉब्लम अराइज़ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी चीज़ ठीक हो रही है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है। इसके बाद है हमारा लैक ऑफ एनोनिमिटी। लैक ऑफ एनोनिमिटी में देखिए क्या होता है कि डाटा तो जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने जो भी की है, ठीक है, अमाउंट तो चाहे या जो भी हो, तो ये सब तो कॉन्फिडेंशियल है, आपके पास है। लेकिन गवर्नमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी होती है, ठीक है, ये इसे चेक कर सकते हैं, ये इसे देख सकती हैं और इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है। अब ये तो आपको डिसाइड करना है कि ये गुड है या फिर बैड है, ठीक है। अगला आता है हमारा नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस। देखिए अगर आप ईएफटी का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट तो कंपलसरी है, इंटरनेट तो होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अगर इंटरनेट नहीं है तो आप ईएफटी का यूज़ नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज की तरह ये काम करता है इंटरनेट, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कई जगहों में ऐसा है कि इंटरनेट ढंग से काम नहीं करता है या नहीं होता है, और कई जगहों पे ऐसा है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पे इंटरनेट नहीं होता है, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।